छीन की आर्मी की एक पुरानी आदत थी जंग में जहां भी जाते सबसे पहले तीरों की जबरदस्त बारिश करते थे। सातों रियासतों में छीन के तीर सबसे दूर तक जाते और सबसे ज्यादा तबाही मचाते थे। अक्सर ऐसा होता कि सिर्फ पहला हमला ही काफी हो जाता। दुश्मन अगर लड़ने के काबिल भी रह जाता फिर भी खौफ से हथियार फेंक कर सरेंडर कर देता। छीन की आर्मी का ये जबरदस्त डिसिप्लिन और बेमिसाल स्किल छीन को सात रियासतों में सबसे कमजोर से उठाकर सबसे ताकतवर बना देता है। लेकिन इन सब के बावजूद छिन का किंग दिन रात खौफ में जीता था। रातें बेचैनी में गुजरती थीं, सोते हुए भी बेचैन रहता था। जब से छिन ताकत में आया था लोगों ने उसके नाम के साथ जायलम और टायरन का ठप्पा लगा दिया था। बहुत ऊंचे लेवल के असैसिन्स बार बार महल में घुसने की कोशिश करते। एक बार तो यूं लगा जैसे छिन का किंग उसी वक्त कत्ल हो जाएगा और उस दिन तारीख बदल देने वाली शख्सियतें सामने आईं। ब्रोकन स्वॉर्ड, लॉन्ग स्काई और फ्लाइंग स्नो, ये तीनों रियासत चाव से ताल्लुक रखते थे। सिर्फ इनका नाम सुनकर ही छिन का किंग इतना डर चुका था कि वो आर्मर पहने बगैर सोने की हिम्मत तक ना करता था। कहीं असैसिन छुप ना जाएं, इस डर से उसने अपना पूरा बड़ा दरबार हॉल खाली करवा दिया जहां वो अदालत लगाता था। जो भी उसके सामने आता उसके पहले से कपड़े उतारकर सख्त तलाशी देनी पड़ती, यहाँ तक के बाल भी खोलकर दिखाने पड़ते। कोई चीज बंधी हुई नहीं रह सकती थी। और फिर भी हॉल के अंदर हर शख्स को किंग से कम 100 कदम दूर खड़ा रहना होता। इतनी गहरी जड़ पकड़ चुका था इसका खौफ उन तीनों से। उनसे जान छुड़ाने के लिए छीन के किंग ने उनके सरों पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया। जो भी नाम के लालच में निकला कोई वापस ना लौटा। फिर एक दिन चीन की सरजमीन एक फाइटर आया जिसका नाम था नेमलेस। शाही फरमान के मुताबिक जो भी लॉन्ग स्काई को हरा कर उसका स्पीयर तोड़ दे वो किंग के पास जाकर रिपोर्ट दे सकता था। लेकिन छिन का मिजाज बहुत ज्यादा शकी था। उसने नेमलेस से पूछा, तू एक छोटा सा अफसर, एक लोकल मजिस्ट्रेट, और तूने उन जैसे 3 महान योद्धा को कैसे हरा दिया? नेमलेस ने बहुत खून से जवाब दिया, एक एक करके। उसे पता चल चुका था कि ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो कभी एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। दोनों लवर्स रहे थे। ब्रोकन स्वॉर्ड अभी भी अपने बीच गुजरे हुए माजी को दिल से नहीं भुला पाया था। तो नेमलेस ने एक चाल चली, एक ऐसा प्लान बनाया जिससे ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। पहला कदम था लॉन्ग स्काई को रास्ते से हटाना। नेमलेस को पता चला कि लॉन्ग स्काई अक्सर एक खास चेस हाउस में गो जाकर खेलता है। वो वहां पहले से जाकर छुप गया और उसका इंतजार करने लगा। बारिश वाला दिन था। लॉन्ग स्काई वहां आ ही गया। लॉन्ग स्काई ने उसे देखा और बोला, कांस्टेबल, आप यहाँ किस काम से आए हैं? नेमलेस ने शांत लहजे में कहा, ये इलाका मेरी तलवारबाजी में आता है। तुम हमारे कानून की वांटेड लिस्ट में हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। ये देखकर नेमलेस ने अपना तीर उसके भाले के सामने रख दिया। लॉन्ग स्काई ने फिर भी पहला वार नहीं किया। उसने सोचा भी नहीं था कि नेमलेस की तीर की अंदाजी इतनी तेज होगी, बिजली की तरह फास्ट और गरजती बिजली जैसी ताकत वाली। एक ही लम्हे में लॉन्ग स्काई को समझ आ गया कि ये आदमी आम मुकाबिल नहीं है। उसने अपनी लेदर की कोट उतारी और सांस सीधी की और असल जंग के लिए तैयार हो गया। दोनों ने अपनी जगह ले ली और आंखें बंद कर ली और एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो सिर्फ उनके दिमाग में चल रही थी। आधा घंटा वो यूं ही खड़े रहे, ना कोई हिला, ना किसी ने वार किया। मगर असली डुएल उनका तस्वुर में कब से शुरू हो चुका था। बाहर बारिश के कतरे ABCD की तरह लगातार गिरते रहे। निमलेस ने पूरे 10 साल से ट्रेनिंग में गुजारे थे। उसने लॉन्ग स्काई के हर वार, हर चाल, हर टेक्निक को घोर घोर कर समझा था। इस जहनी जंग में आखिर उसे एक छोटा सा रास्ता मिल ही गया। एक कमजोरी, एक ओपनिंग। उसी पल दोनों ने आंखें खोल ली और एक दूसरे पर जानलेवा वार कर दिया। आखिर में बाजी नेमलेस के हाथ आई। उसका तीर लॉन्ग स्काई के सीने में उतर गया और उसका सिल्वर स्पेयर बीच से टूटकर गिर गया। जब नेमलेस ने ये वाकया सुनाया, छिन का किंग अंदर तक हिल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि छिन की जमीन पर अभी भी ऐसा छुपा हुआ टैलेंट मौजूद है। इसने उसकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ा दी। अब वो भी बेसब्री से आगे की कहानी सुनना चाहता था, क्योंकि ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो जब एक साथ तलवार चलाते थे तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि 3000 फौजी भी उनके एक ही असैसिनेशन अटेम्प्ट को नहीं रोक पाए। नेमलेस को भी ये पता था कि वो सीधा उन दोनों के सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो एक आम कस्टमर बनकर चाओ के एक मशहूर कैलीग्राफी स्कूल में पहुंचा। उसे मालूम था कि ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो कभी यहाँ पनाह ले चुके थे और ये भी मशहूर था कि ब्रोकन स्वॉर्ड की तलवार का फन उसकी खताती से निकला है। नेमलेस ने एक्टिंग की जैसे वो सिर्फ एक लफ्ज लिखवाने आया हो। ब्रोकन स्वॉर्ड ने पूछा, कौन सा कैरेक्टर लिखूं? नेमलेस ने कहा, तलवार,
यानी स्वॉर्ड का करैक्टर लिखिए। ये लफ्ज़ इसलिए भी खास था कि उसे 19 मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जा सकता था। लोग कहते थे कि ब्रोकन स्वॉर्ड की असली तलवारबाजी एक 20वें स्टाइल से पैदा हुई है जो सिर्फ उसने खुद ढूंढी थी। उसकी कैलीग्राफी ही उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप थी। नेमलेस का ख्याल था अगर वो उसका ये लिखा हुआ लफ्ज़ समझ ले तो उसकी तलवार का राज भी समझ आ जाएगा। ये सुनकर किंग ने दिल में सोचा 19 स्टाइल ऑलरेडी हैं और कोई दूसरे से मिलता भी नहीं। कितना मुश्किल है ये सब। जब मैं बाकी 6 रियासतों को जीत लूँगा और बाकी छोटे स्टेट्स भी अपने कब्जे में कर लूँगा तो मैं ये सब लफ्ज़ों की गड़बड़ ख़त्म करूँगा और सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट रहने दूँगा, एक ही लिखाई, एक ही ज़बान पूरे मुल्क के लिए। तलवार का करैक्टर वाकई मुश्किल था। ब्रोकन स्वॉर्ड बार बार लिखता, हर दफ़ा उसे कुछ कमी महसूस होती, किसी भी वर्जन से वो मुतमईन नहीं होता था। इसी दौरान चीन की आर्मी ने चाओ पर तीरों का ज़बरदस्त हमला शुरू कर दिया। तीरों की इस बारिश ने ब्रोकन स्वॉर्ड का ध्यान तोड़ दिया। उसकी हिफाजत के लिए नेमलेस बाहर निकला और तीरों की बारिश के सामने खुद को ढाल बनाकर खड़ा हो गया। फ्लाइंग स्नो भी फौरन उसके पीछे आ खड़ी हुई। बाकी शागिर्द जिनके पास ना ढाल थी ना हिम्मत, घबराकर हर तरफ भागने लगे। उनके उस्ताद ने चीख कर उन्हें रोका और कहा, याद रखो चीन की तलवारें चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हमारी दीवारें गिर जाएं, हमारी स्टेट तबाह हो जाए, लेकिन वो हमारे लिखे हुए लफ्ज़, ज़ुबान, चाओ का हर्फ कभी मिटा नहीं सकते। अभी तुमने चाओ के करैक्टर को उनकी असली शान तक लिखा ही कहा है। तीरों की इस आंधी के सामने सब जमकर खड़े हो गए, कोई एक कदम भी पीछे ना हटा। आखिर ब्रोकन स्वॉर्ड को स्वॉर्ड लिखने का दूसरा आखिरी कामिल तरीका समझ आ गया। उसने ब्रश उठाया और बहुत ज़बरदस्त तरीके में एक ही दफ़ा में तलवार का करैक्टर लिख डाला। जब आखिरी तीर ज़मीन पर गिर गया, उसका लिखा हुआ करैक्टर भी मुकम्मल हो चुका था। नेमलेस ने हैरत से कहा, कितनी शानदार तलवार की टेक्निक है। ब्रोकन स्वॉर्ड ने हल्का से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने तो अभी मेरी तलवार को हरकत में देखा ही नहीं। अगर आपकी तलवार ना होती तो ये करैक्टर भी पैदा ना होता। नेमलेस ने कहा, आज रात बिल्कुल आधी रात को लाइब्रेरी में मिलना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन स्वॉर्ड उसको मिलने के लिए आए। उसने ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो को बुलाया और वहां लॉन्ग स्काई के टूटे हुए सिल्वर स्पेयर का आधा हिस्सा निकाला। उसने बताया कि वो लॉन्ग स्काई को पहले ही मार चुका है। मौत से पहले लॉन्ग स्काई का आखिरी पैगाम था, मैंने पूरी जिंदगी जंग की दुनिया में फिरते गुजारी, ना किसी चीज़ की परवाह की ना किसी इंसान की। मेरे दिल में सिर्फ एक ही शख्स रहा है जिससे मैंने वाकई ही मोहब्बत की है। ब्रोकन स्वॉर्ड ने पूछा, कौन? नेमलेस ने धीरे से कहा, फ्लाइंग स्नो। ये सुनते ही ब्रोकन स्वॉर्ड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फ्लाइंग स्नो की तरफ देखा, लेकिन फ्लाइंग स्नो ने उसकी नज़रों से बचने की कोशिश की। वो सीधा उसकी तरफ देख भी ना पाई। यहाँ से ही समझ आ गया कि इन दोनों के बीच अभी तक कितने गहरे जख्म बाकी हैं। नेमलेस पेड़ का आधा हिस्सा छोड़कर वहां से चला गया और फ्लाइंग स्नो से कह गया, मैं तुम्हारा इंतजार पहाड़ के नीचे चीन की आर्मी के कैंप में करूंगा। अगर तुम्हें बदला लेना है तो वहां आ जाना। नेमलेस के जाने के बाद दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कोई लफ्ज ना था। फ्लाइंग स्नो ने अपनी सिल्क वाली छोटी पॉकेट से एक टुकड़ा निकाला और लॉन्ग स्काई के टूटे स्पेयर के साथ मिला दिया। दोनों टुकड़े एकदम परफेक्ट फिट हो गए। ये देखकर ब्रोकन स्वॉर्ड का दिल जैसे फट गया। इतने सालों बाद भी फ्लाइंग स्नो लॉन्ग स्काई को दिल से छोड़ नहीं पाई थी। दर्द, गुस्से और जलन में वो अपने कमरे में गया और फ्लाइंग स्नो को चोट पहुंचाने के लिए एक जवान मेड को अपने पास खींचा और उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। फ्लाइंग स्नो का दिल उस वक्त टूटकर बुरा हाल हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ब्रोकन स्वॉर्ड ये सब सिर्फ उसे चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है। अंदर से वो सिर्फ उसे जलाना चाहता था। फ्लाइंग स्नो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसने मेड को फौरन दूर भेज दिया। उसी वक्त मेड को समझ आ गई कि वो कभी भी फ्लाइंग स्नो की जगह नहीं ले सकती। फ्लाइंग स्नो बिल्कुल ठंडी आवाज में बोली, मुझे पता है, मैंने तुम दोनों को देखा है और एक बात सुनो, 3 साल से यही सीन चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों को अपनी आंखों से देख लूँ और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकन स्वॉर्ड मुड़कर जाने लगा, लेकिन फ्लाइंग स्नो ने पीछे से अचानक वार कर दिया और उसे चीर डाला। आखिरी सांस लेते हुए ब्रोकन स्वॉर्ड ने तल्खी से कहा, हम दोनों ही बेवकूफ निकले। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर नेमलेस के प्लान ने उन्हें आपस में तोड़ दिया और आखिरकार दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर नेमलेस के प्लान ने उन्हें आपस में तोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने खुद ही अपनी मोहब्बत तबाह कर दी। जब मेड को पता चला कि ब्रोकन स्वॉर्ड मर चुका है, वो भी अंदर से टूट गई। वो सीधा फ्लाइंग स्नो के पास गई
और उसे मारकर ब्रोकन स्वॉर्ड का बदला लेना चाहा, मगर फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन स्वॉर्ड सालों की ट्रेनिंग के माहिर थे। उनकी ट्रेनिंग और उनका तलवारबाजी का कोई मुकाबला ना था। एक सिंपल मेड उनके सामने क्या टिकती। आखिर में वो भी मर गई और ब्रोकन स्वॉर्ड के पीछे इस दुनिया से चली गई। मौत से पहले भी उसने सच बता दिया, पिछली रात ब्रोकन स्वॉर्ड और मेरे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। उसने ये सब इसलिए किया कि वो देख सके कि तुम्हारा प्यार लॉन्ग स्काई के लिए ज़्यादा था या उसके लिए, और जवाब बहुत साफ था। ये सुनकर फ्लाइंग स्नो को भी समझ आ गया कि वो नेमलेस की साजिश का शिकार हो गई है। अब उसके दिल में सिर्फ गुस्सा था। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसकी तलवार सुकून और बैलेंस खो चुकी थी। वो अकेली ही छिन की आर्मी के कैंप की तरफ निकल पड़ी, नेमलेस को चैलेंज देने। गुस्से में अंधी, वो बिल्कुल भी संभल कर ना लड़ सकी और नेमलेस ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। कौन सोच सकता था कि ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो जैसी इनविंसिबल जोड़ी एक नेमलेस के प्लान के आगे ऐसे टूट जाएगी। छिन का किंग भी ये कहानी सुनकर गहरी सांस लेकर रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजीम लोग भी आम लोगों की तरह प्यार के चक्कर में अंदर से टूट सकते हैं। जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसके सामने जलती हुई शम्मा की लो अचानक अजीब तरह से लरजाने लगी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि नेमलेस की किलिंग इंटेंट है जो बाहर आ रही है। उसे शक हुआ कि नेमलेस असल में उसे मारने ही आया है, लेकिन उसने उसका राज फौरन फाश नहीं किया, बल्कि चैन से बोला कि नेमलेस की कहानी में एक बड़ा सा फ्लो है। उसने कहा, मैं खुद ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो से पहले लड़ चुका हूँ। मुझे पता है वो इतने छोटे दिल के मालिक नहीं कि सिर्फ इतनी छोटी सी जलन से आपस में लड़ें और टूट जाएं। किंग ने अंदाज़ा लगाया कि लॉन्ग स्काई, ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो तीनों ने जानबूझकर नेमलेस से हार मानी है। उनका असल प्लान ये था कि नेमलेस को शाही इनाम मिले और वो धीरे धीरे तख्त से सिर्फ 10 कदम दूर हो जाए और फिर उसके बाद छिन को हरा दे। ये सब कुछ चाव के लिए हो रहा था। किंग को फाइनली सब समझ आ गया। सच्चाई जानते ही वो चाहता तो मरने के लिए रेडी था, लेकिन उसी वक्त वो मिंग का किलर इंस्टिंक्ट हिल गया। पता चला उसे पहले ब्रोकन स्वॉर्ड फिर उसके पास आया था और एक ही बात रिपीट करता रहा, छिन किंग को मत मारो, छिन किंग को मत मारो। फिर उसने जमीन पर 2 लफ्ज लिखे। हाँ जी, पूछता है क्या लिखा था? तियानशिया, यानी पूरा मुल्क। ब्रोकन स्वॉर्ड ने समझाया, 7 मुल्कों की सालों से वॉर चल रही है, अवाम दर्द में है, सिर्फ एक ही आदमी है जो यही जंग रोक सकता है, उसका नाम है छिन किंग। वही पूरे मुल्क को एक जगह यूनाइट कर सकता है। ब्रोकन स्वॉर्ड चाहता था कि वो मिंग अपना रिवेंज छोड़कर तियानशिया पूरे मुल्क के लिए छिन किंग को जाने दे। तब वो मिंग को ये बात समझ नहीं आई कि ब्रोकन स्वॉर्ड उसे ये क्यों कह रहा था, लेकिन जब छिन किंग ने बातें शुरू की वो मिंग को एक एक बात अच्छे से समझ आ गई और उसे समझ आ गई कि वाकई ही छिन किंग ही वो है जो ये जंगे रोक सकता है। उसने सोचा कि हमारे मुल्क में 19 स्क्रिप्ट हैं और कोई एक दूसरे को पहचानता ही नहीं, हर एक चीज़ दूसरे से डिफरेंट है, हर जगह कन्फ्यूजन। किंग का कहना कि जब मैं 6 स्टेट्स को जीत लूँगा, बाकी छोटे राज भी मेरे हो जाएंगे, तो ये तमाम अल्फ़ाबेट्स और रैंडम स्क्रिप्ट्स मैं ख़त्म कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक लैंग्वेज रह जाएगी, क्या ही मज़ा आएगा। छिन किंग की बात ऊपर से ग्रीडी लगती थी कि वो सब पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली वो फ्यूचर की सोच रहा था। पूरा मुल्क एक ही फैमिली है, लेकिन वॉर ने सबको अलग-अलग जुदा-जुदा कर दिया है। 7 मुल्कों के अलावा भी कितने छोटे छोटे राज हैं जो कभी भी तबाह हो सकते हैं, और वहाँ के लोगों को नया सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, नया स्क्रिप्ट सीखना पड़ता है, बिल्कुल वू मिंग की तरह। पहले तुम चाव के हो, आज तुम छिन के हो। इस तरह वो मिंग को फाइनली रियलाइजेशन आई, एक आदमी का दर्द पूरी दुनिया के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। छिन किंग को भी बहुत हैरत हुई, एक असैसिन जो मुझे मारने आया था वही एक आदमी है जो मुझे समझता भी है। छिन किंग की आंखों में आंसू आ गए। कैसा अजीब वक्त है, जो मुझे सबसे ज्यादा समझता है वही मेरा दुश्मन है। मैं कितनी नफरतों से गुजरा हूँ, कितनी साजिशों से गुजरा हूँ, लेकिन कोई मेरे दिल का बोझ नहीं समझ सका। छिन किंग ने कहा कि मुझे तो मेरा पूरा कोर्ट भी एक क्रूअल किंग समझता है। छिन किंग टोटली ब्रोकन था, किसी को भी पूरी दुनिया में एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो उसके लिए जान भी दे सकता है। ये कहने के बाद किंग ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और कहा, वो मिंग डिसाइड कर लो, अगर मारना है तो तियानशिया के लिए मारना। बाहर फ्लाइंग स्नो इंतजार कर रही थी और ब्रोकन स्वॉर्ड फ्लाइंग स्नो का। इस वक्त महल को हर तरफ से छिन आर्मी ने पूरी तरह घेर लिया। वो मिंग ने फैसला सुना दिया, मुझे ये स्वॉर्ड चलानी ही होगी। इस स्वॉर्ड से कई लोग मरेंगे, लेकिन किंग जिंदा रहेगा। और किंग से कहा, और जो लोग मर जाएंगे उनकी कुर्बानी याद रखेगा माय किंग, क्योंकि उन्हीं की ही वजह से दुनिया एक दिन अमन देखेगी।
वो मिंग पलटकर चला गया। सबकी नजर उस पर थी। वो अकेला सिटी गेट पर खड़ा हो गया। चिन किंग का दिल टूट रहा था। वो मिंग को मारना नहीं चाहता, लेकिन अपने बनाए ला का क्या पाने के लिए लॉ बहुत जरूरी है। आखिर किंग ने आंसुओं के साथ ऑर्डर दिया। वो मिंग ने असैसिनेशन फेल किया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। अगर किंग नहीं मारेगा, वॉर्स फिर चलेंगी, लेकिन जब मैं पूरा मुल्क यूनाइट कर लूंगा, लोगों को फाइनली पीस मिलेगा। लेकिन अगर किंग मर गया तो दुनिया फिर बर्बाद हो जाएगी और ज्यादा लोग मरेंगे। तो इस कदर दुश्मनी के बावजूद और इतने जांबाज सिपाहियों के बावजूद इससे ये सबक मिलता है कि पीस ही वॉर की हाईएस्ट डिग्री होती है। पीस ही के लिए वॉर लड़ी जाती है, लेकिन बाद में पीस मिल ही जाता है।